नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ आज जुड़े हैं प्रणव हल्दिया, एमडी हैं प्राइम डेटाबेस के। प्राइम डेटाबेस देश की सबसे जानी-मानी वो संस्था है जो आईपीओ बाज़ार, प्राइमरी मार्केट जो है पूँजी बाज़ार का, उसको ट्रैक करती रहती है लगातार और दशकों से यह काम चल रहा है प्राइम डेटाबेस की ओर से। पहले पृथ्वी हल्दिया जी करते थे, अब प्रणव हल्दिया जी कर रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है प्रणव आपका। अ, अभी थैंक यू। हाल में हमने बाज़ार में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखा है और उसके चलते हमने काफ़ी सारे आईपीओ टलते हुए भी देखे हैं और हमने सेबी की तरफ से एक नियम आता हुआ देखा कि अ, उन्हें एक जो आईपीओ अपना टालेंगे कुछ समय के लिए, उन्हें एक छूट दी गई कि ठीक है, आपको टाइम वेवर मिलता है। क्या बाज़ार की स्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें आईपीओ बाज़ार चूँकि प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी बाज़ार पे निर्भर करेगा, तो क्या आईपीओ पाइपलाइन कुछ धीमी होती हुई दिख रही है अप्रैल में या आने वाले 1-2 महीनों में? गुड आफ्टरनून राजीव जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये आपने जैसे सही कहा कि प्राइमरी मार्केट या आईपीओ मार्केट जो है वो सेकेंडरी मार्केट पे निर्भर रहता है और जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने देखी है इस साल के शुरू से ही, पहले ग्रीनलैंड की बात हो रही थी, उसके बाद अभी इराक की वॉर हो गई, तो काफ़ी कंसर्न्स रहे हैं। उसके कारण सेकेंडरी मार्केट में आपने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है एंड उसके कारण आपने देखा है कि आईपीओ लॉन्चेस हैव कम डाउन टू अ ट्रिकल। और ये पहली बार नहीं हो रहा। अगर हम पिछले 35-40 साल का डेटा देखें, कभी भी अगर हम वो पीरियड उठाएं जहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में वीकनेस रही हो या वॉलेटिलिटी रही हो, हमेशा आपने यही देखा है कि आईपीओ एक्टिविटी कम हो जाती है। सेबी ने एक मेजर जो लिया वो उन्होंने इसलिए लिया कि जिन कंपनियों ने अप्रूवल ले लिया था, जो कि कोई भी कंपनी अगर आईपीओ करना चाहती है उसके लिए फाइनल स्टेप होता है। आईपीओ की जो जर्नी होती है किसी भी कंपनी की, वो 3-4 साल की जर्नी होती है। पूरा आपको अपनी कंपनी की वेरियस चीज़ें आपको ऑर्डर में लानी होती है, गवर्नेंस होता है, ऑडिटर्स हैं, और उसके बाद आप अपना डीआरएचपी फाइल करते हैं और उसके बाद जब आपका अप्रूवल आ जाता है वो एकदम आपकी फाइनल स्टेज होती है। तो गिवन द करंट सिचुएशन, सेबी ने ये स्टेप उठाया कि उन्होंने 6 महीने का लीवे दिया है इन कंपनीज को। अभी जैसे मैं डेटा भी देख रहा था, करीबन 150 ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास सेबी का अप्रूवल ऑलरेडी है एंड विच वी कॉल कि ये ऐसी कंपनियां हैं जो किसी भी समय लॉन्च कर सकती है पोटेंशियली। तो ये सही कदम है सेबी का कि एक तरह का लीवे प्रोवाइड किया गया है। उम्मीद यही रहेगी कि अगर ये जो भी वॉर से रिलेटेड कंसर्न्स हैं ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, सेकेंडरी जी, मार्केट में थोड़ा मोमेंटम आए और तभी आप फिर कुछ आईपीओ लॉन्चेस भी देखेंगे। जी। लेकिन इस कदम को जो सेबी ने एक छूट दी है समय सीमा में, क्या आप इस तरीके से नहीं देखते हैं कि ठीक है, मतलब जो प्रमोटर्स हैं या उनके पीछे जो अगर प्राइवेट इक्विटी वाले निवेशक हैं जो ओएफएस के ज़रिए अपनी हिस्सेदारी बेचकर एग्ज़िट चाहते हैं या पार्शियल प्रॉफ़िट बुकिंग चाहते हैं अपने पुराने निवेश पे, वो बिल्कुल जब बाज़ार एकदम गर्म हो, सारे लोग एकदम उत्साहित हों, एकदम बुल मार्केट चल रहा हो, उसी समय आईपीओ लाएँगे, अगर बाज़ार कमज़ोर है तो टाल देंगे। क्या ये अपॉर्चुनिज़्म, अवसरवाद नहीं लगता है? ये देखिए, मार्केट तो पूरा अपॉर्चुनिज्म पे ही चलता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट दो चीज़ों पे चलता है, ग्रीड एंड फेयर। एंड वहाँ पे मार्केट में जो भी है वो पैसा ही बनाने के लिए आया है। जो आपने पॉइंट रेज किया ओएफएस का, प्राइवेट इक्विटी और प्रमोटर्स जो एग्जिट करते हैं, उसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप देखते हैं कि ओएफएस ऑफर्स लॉन्च भले ही हो रहे हो बाजार में जब तेजी हो, बट अगर हम 90s का टाइम याद रखें या फिर अर्ली 2000s का टाइम देखें, तब मेजोरिटी आप देखेंगे फ्रेश कैपिटल रेज होता था। इनफैक्ट हमने एक एनालिसिस भी करी थी कि कोई 24 साल का पीरियड जो 1989 से लेके 2012 तक था, उसमें से टोटल आईपीओ अमाउंट से बस 13% जो था वो ओएफएस का था, बाकी 87% फ्रेश कैपिटल रेज हुआ था। अब उन कंपनियों का क्या हुआ? उनमें से काफ़ी कंपनियों या तो बंद हो गई या फिर इन निवेशकों का पैसा लेके भाग गई। तो हम हमने जो मार्केट में एवोल्यूशन देखा है वो इस प्रकार का है कि उस समय
जिस तरह की कंपनियां आईपीओ मार्केट में आती थी वो अपनी लाइफ साइकिल की बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे आती थी और वो आईपीओ मार्केट में ग्रोथ या रिस्क कैपिटल रेज करने के लिए आती थी। पिछले 15-20 सालों में जो हमने देखा है कि ये ग्रोथ ग्रोथ और जो रिस्क कैपिटल है वो एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने प्रोवाइड करा है। और वही कंपनियां जो एक लेवल के ऊपर आ जाती हैं, एक स्केल जिनका एस्टेब्लिश हो जाता है, वो ही आईपीओ मार्केट में आती हैं। तो मेरे ख्याल से ये इतनी बुरी बात भी नहीं है। जी। दूसरा, मैं हमेशा तो ये कहता हूँ आपके हिसाब कि से जी अ, पीवीसी इन्वेस्टर्स भी हों या प्रमोटर्स भी हों, उनको एग्जिट देना भी बहुत ज़रूरी है। ये पीवीसी इन्वेस्टर्स का आपको जैसे गेम मालूम ही है कि अगर ये 10 इन्वेस्ट कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, शायद इनकी एक या दो मल्टी बैगर्स होती हैं, काफ़ियों का एवरेज होता है रिटर्न, और 2-3 कंपनियां डूब भी जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि ये लोग रिटर्न बना पाए ताकि ये अपने इन्वेस्टर्स को पैसा रिटर्न कर पाए और फिर ही ये नए फंड्स के लिए पैसा रेज कर पाएंगे जो नई कंपनियों में फिर इन्वेस्ट कर सके। हाँ, लाइकवाइज विद लेकिन ये भी प्रमोटर्स। लेकिन लेकिन प्रणव जी, ये भी तो ज़रूरी है ना कि आप सेकेंडरी मार्केट में आते समय आम निवेशकों को जिस भाव पे शेयर दे रहे हैं, वो भी तो पैसा कमाए ना। ये ना हो कि आपने आईपीओ सबसे ज़्यादा जितना अधिकतम भाव मिल सकता था, उतना आपने निचोड़ लिया और बाद में निवेशकों के लिए कुछ नहीं बचा है। और अब 2 साल, 3 साल इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ, मेरा आईपीओ भाव कब वापस आएगा। नहीं, तो ये आपने जो कंटेंशियस एक बड़ा पॉइंट है वैल्यूएशन का, जिसकी अक्सर बात होती है जब मार्केट तेजी में होता है, उसका आपने पॉइंट ये रेस करा है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन इज एन आर्ट, इट्स नॉट अ साइंस। एंड मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर सबका कंसेंसस हो कि ये फेयर वैल्यू है तो हमारा मार्केट ही नहीं होता। हमारा मार्केट इसीलिए चलता है क्योंकि एक बायर है जिसको लगता है प्राइस बढ़ेगी, एक सेलर है जिसको लगता है कि प्राइस कम होगी। दूसरी तरफ से अगर कोई भी कंपनी हम या मर्चेंट बैंकर की तरफ से अगर हम देखें तो कोई भी कंपनी या मर्चेंट बैंकर चाहता नहीं है कि आईपीओ फेल हो। तो कम से कम इस तरह से प्राइस करेंगे आईपीओ को कि कम से कम वन टाइम सब्सक्रिप्शन तो उसका हो ही, उसके बियॉन्ड हो या ना हो, बट एटलीस्ट दे वुड वांट कि वो आईपीओ पिट ना जाए। सो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हमने ऐसा भी बहुत देखा है कि कई कंपनियां हैं जो अपना सेबी अप्रूवल लैप्स करने देती हैं बुलिश मार्केट में भी, आफ्टर गेटिंग दी अप्रूवल फॉर द आईपीओ ऑल्सो। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो ऐसी कंपनियां हैं जिनको अपना डिजायर्ड वैल्यूएशन नहीं मिल रहा। And finally, I always say कि it is a buyer's beware market. No one is being forced to buy into an IPO, and हमेशा ये देखना चाहिए निवेशकों को कि आईपीओ एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी से भी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इन कंपनियों का। तो अगर जी। आप अपना पैसा डाल रहे हैं तो सोच समझ के हमेशा निवेश करिए। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी मैं एक डेटा देख रहा था, जैसे आपने खुद भी बताया कि लगभग 150 कंपनियां कतार में पहले से हैं, और मार्च में हमने देखा कि लगभग 38 कंपनियों ने अपने नए ड्राफ्ट जमा कराए हैं। तो एक तरफ तो ड्राफ्ट जमा कराने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, लेकिन आईपीओ को फ्लोर पर लाने में क्या लोग हिचक रहे हैं, डर रहे हैं? देखिए, फाइलिंग का ये है कि उम्मीद मार्केट में यही है, इशूअर्स की भी और बैंकर्स की भी, कि मार्केट में रिवाइवल आएगा। एंड जब वो रिवाइवल आएगा तो उस समय वो उस स्थिति में होने चाहिए कि वो अपना इशू लॉन्च कर पाए। तो जो मार्च में हमने देखा फाइलिंग का बूम, वो इसीलिए है कि आपका सेबी अप्रूवल में 3-4 महीने का टाइम लग जाता है कई बारी। तो आपका अप्रूवल आ जाए और आप रेडी रहें कि अगर मार्केट की विंडो खुले तो आप अपना आईपीओ लॉन्च कर पाए। जी। साथ में कई सारे बड़े नाम भी हैं जो कतार में हैं, और उसमें जिस काफ़ी लोगों को प्रतीक्षा है, खुद एनएसई का आईपीओ आने वाला है, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ आने वाला है। तो इस तरह के काफ़ी बड़े नाम हैं। आपके हिसाब से कौन कौन से आईपीओ ऐसे रहेंगे जो अगले कुछ महीनों में बाज़ार में सबसे ज़्यादा आकर्षित करेंगे या धमाल मचाएंगे निवेशकों के बीच? देखिए, इसके लिए तो आपको मर्चेंट बैंकर से बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन तक आईपीओ अनाउंस नहीं होता तब तक ये कंपनी और उनके मर्चेंट बैंकर्स और कुछ सिलेक्ट इन्वेस्टर्स को ही पता होता है कि कौन से
आएंगे। नेवरदलेस ऑफ कोर्स जैसे आपने जो नाम लिए इस पे काफ़ी फोकस है। जियो का आईपीओ जो है उसकी फाइलिंग अभी बाकी है, एनएससी का भी अनाउंस हो चुका है, बैंकर्स अपॉइंट हो चुके हैं। ये बहुत सालों से निवेशकों की उम्मीद बनी हुई है इस आईपीओ पे। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं और जो हमने देखा है पिछले 2 साल में कि काफ़ी न्यू एज कंपनीज भी आई हैं मार्केट में। लास्ट ईयर भी आपने देखा काफ़ी नई न्यू एज टेक कंपनी जिनको हम कहते हैं उनका आईपीओ लॉन्च हुआ। और साथ साथ ही जो अपनी इंडियन प्रमोटर कंट्रोल फैमिली ओन बिजनेसेस हैं, उस तरह की कंपनी जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल में है, वैसे भी काफ़ी कंपनीज पाइपलाइन में है। जी। तो ये जो न्यू एज टेक कंपनीज हैं, इनमें बड़ा रिस्क रहता है। ये ओवर वैल्यूएशन की शिकायत सबसे ज़्यादा उनको लेकर के आती है। वो कहते हैं हम 5 साल बाद इतने बड़े हो जाएंगे, 5 साल बाद का भाव हमें आज ही दे दो। तो और उसके बाद फिर आईपीओ आता है, लोग उत्साह में खरीद भी लेते हैं और फिर वहीं पे लटके रहते हैं। बहुत सारे न्यू एज टेक कंपनीज के साथ इस तरह का अनुभव निवेशकों का रहा। क्या आगे चल कर के आपको लगता है कि कंपनियां, उनके प्रमोटर्स और मर्चेंट बैंकर्स वैल्यूएशन को लेकर के थोड़ा-सा कहीं पर वो निवेशकों की चिंताओं को समझेंगे और बाज़ार की स्थितियों को देख कर के थोड़ा-सा एक नरम प्राइसिंग लाने की तरफ झुकेंगे? देखिए मैं वही कहूँगा कि चाहे ये न्यू एज कंपनीज भी हों, वो चाहती नहीं है कि उनका आईपीओ पिटे। तो वो भी चाहती हैं कि इन्वेस्टर्स आए, आकर्षित होए उनके आईपीओ में और इन्वेस्ट करें। जो आपने वैल्यूएशंस की बात करी, मैं इसमें यही कहूँगा कि हमें जनरलाइजेशन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम न्यू एज टेक कंपनीज का पूरा बास्केट देखें, करीबन मैंने जब पिछली बार डेटा देखा था 30-35 ऐसी कंपनियां आ चुकी हैं बाजार में। कई ने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है। पिछले साल भी कुछ आईपीओज आए जो न्यू एज कंपनीज के हैं। एक काफ़ी बड़ा आईपीओ भी था, उसकी वैल्यूएशन पे भी बहुत चर्चा हुई, बट वो भी अभी इशू प्राइस के ऊपर चल रहा है। तो इट्स अ मिक्स्ड बैग। और साथ में निवेशकों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आईपीओ एक रिस्की एसेट क्लास है और ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि हर एक आईपीओ पॉजिटिव रिटर्न दे लिस्टिंग पे भी, और अपनी पूरी लिस्टेड जर्नी में हमेशा ही इशू प्राइस के ऊपर चलता रहे। ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है कि नहीं होता और आगे भी ऐसा नहीं होगा। हर एक आईपीओ को आप इंडिविजुअल आईपीओ के मेरिट पे, किस तरह की कंपनी है, क्या बिजनेस है, क्या फिनेंशियल्स है, क्या गवर्नेंस है, और दूसरा कि क्या वैल्यूएशन पे आ रही है, ये ज़रूर आप देखिए, उसके बाद ही अपना पैसा लगाएं। जी। अच्छा, यहाँ पर अपने प्राइसिंग की जो बात हो रही है, एक चीज़ आपने देखी होगी कि जितने भी आईपीओ आ रहे हैं, चाहे वो बहुत अच्छे से सब्सक्राइब होकर आए या ठेल ठाल करके किसी तरह से निकाले गए, किसी में भी आपको ये नहीं दिखता कि वो प्राइस बैंड में उन्होंने जो अपर एंड है उससे नीचे का कोई प्राइस एक्सेप्ट किया हो। चाहे शायद कोई एक्सेप्शन हो तो हो, लेकिन अधिकांश आईपीओ अपने अपर प्राइस बैंड पर ही फाइनली जाते हैं। तो क्या ये प्राइस बैंड की व्यवस्था रखने की अब कोई ज़रूरत लगती है? जब आपको अपर प्राइस बैंड ही लेना है तो फिर प्राइस बैंड बनाना ही क्यों है? क्या सेबी को इस जी बारे में सोचना चाहिए? जी नहीं, ये सेबी ने इस पे सोचा भी था। और आपको याद होगा करीबन साल 1.5 साल पहले ये बैंड एक्सपैंड भी हो गया था। पहले आप देखते थे कि लोअर प्राइस बैंड और अपर प्राइस बैंड में बहुत ही मिनिमल डिफरेंस होता था। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर्स, बट सेबी के रेगुलेशन के बाद ये आपने देखा है कि बैंड और एक्सपैंड भी हो गया। मे बी देर इज सम रूम टू री लुक एट दिस एंड टू एग्जामिन की, और इसको थोड़ा और चौड़ा करना चाहिए जी। नहीं, मिनिमम बैंड और बढ़ा मैक्सिमम। देने से क्या फ़ायदा जब आपको जा कर के टिकना है ऊपर वाले छोर पे ही? तो वो डिमांड पे भी डिपेंड करता है, राइट? तो आपकी जिस तरह से बुक बिल्ड हो रही है उसके हिसाब से भी वो पैसा प्राइस फिक्स होगा। हाँ, लेकिन आप मुझे कोई एग्जांपल बता दीजिए जो 1x पर भी सब्सक्राइब हुआ है, वो भी अपने प्राइस बैंड से में नीचे की तरफ कहीं पर उन्होंने फिक्स किया हो। ये तो मेरे को देखना पड़ेगा, अभी मेरे सामने नहीं है ऐसा कोई केस। जी। शायद कोई एक्सेप्शन ही मिलेगा। रूल ये है कि आप अपर प्राइस पर ही जा रहे हैं। ओके। तो जी ये जो माहौल है, इसमें आप क्या देखते हैं? इस समय अगर आप निवेशकों को कोई एक सलाह देना चाहेंगे आने वाले महीनों में
आईपीओ मार्केट को लेकर के उनकी रणनीति या उनका रुझान क्या रहना चाहिए? देखिए, अब मेरे ख्याल से जैसे आपने पहले देखा है कि जब भी बेरिश मार्केट होता है, उसके बाद जब आप प्राइमरी मार्केट में थोड़ा रिवाइवल देखते हैं, तो आप देखेंगे कुछ छोटे साइज के आईपीओज पहले आएंगे। दे विल टेस्ट द वाटर, सो टू स्पीक, कि किस तरह का इन्वेस्टर रिस्पॉन्स आ रहा है। इन्वेस्टर्स भी देखेंगे किस तरह की लिस्टिंग आएगी। आई थिंक निवेशकों को हमेशा किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पहले हमेशा कंपनी के बारे में, अच्छा, इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आप फ्लिपिंग के लिए आ रहे हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आ रहे हैं। अभी सेबी ने भी कुछ सालों पहले रिसर्च करी थी, उसमें ये निकला था कि मेजॉरिटी रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो लिस्टिंग गेन्स के लिए आते हैं। उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको अपनी वो स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए। अगर वो लॉस पे भी लिस्ट होती है कंपनी, तब भी आपको उसी दिन एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने उस कंपनी के बारे में कोई रिसर्च नहीं करी पर से। So I think it's very important that the retail investors should know what strategy they are coming in with. आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं या फिर आप लिस्टिंग डे के लिए आ रहे हैं। अगर आप लिस्टिंग डे के लिए आ रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि आपको एग्जिट कर देना चाहिए डे ऑफ लिस्टिंग। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, देन यू शुड स्पेंड टाइम एंड एनर्जी, रीड द DRHP, अंडरस्टैंड द कंपनी, क्या इंडस्ट्री है, क्या सेक्टर है, किस तरह के फाइनेंशियल्स हैं, कौन प्रमोटर्स हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, किस तरह का बोर्ड है, कौन ऑडिटर्स हैं उनके, एंड उसके बेसिस पे, एंड देन ऑब्वियसली लुक एट द वैल्यूएशन। काफ़ी कंपनियां आप देखते हैं जो आईपीओ मार्केट में आती हैं, उनके लिस्टेड पीयर्स होते हैं, तो आपको एक वैल्यूएशन बेंचमार्क वहाँ से मिल जाता है। ये न्यू एज कंपनीज जो है उनका वैल्यूएशन, जैसे आपने भी कहा, कि और ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ऐसी ये कंपनियां हैं जिनका कोई भी बेंचमार्क नहीं है। तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स तो क्या, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी दगमगा जाते हैं वैल्यूएशन करते हुए। तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को, मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए। एंकर इन्वेस्टर्स, आप जानते ही हैं कि एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं जब इशू खुलता है, तो उनके रिस्पॉन्स को देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी प्रणव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस बातचीत के लिए और ये चर्चा की आपने। धन्यवाद। आशा करते हैं आपसे जल्दी ही फिर बात होगी। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।